नमस्कार, ओम शांति। एक मुलाकात इस खास कार्यक्रम में सभी का स्वागत है दोस्तों। हमारा भारत विश्व गुरु था और उसके पीछे कई सारे फैक्टर्स थे। भारत की प्राचीन राजयोग शिक्षा बोलिए, भारत की चिकित्सा विद्या बोलिए, शिक्षा व्यवस्था बोलिए या फिर एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बोलिए, सब कुछ भारत को विश्व गुरु बनाने में मदद करता था। लेकिन समय के अंतराल में या कालांतर में वो खिताब कहीं पे गुम हो गया। लेकिन आज भी कई लोग उसको वापस लाने में जुटे हुए हैं, चाहे हमारी सरकार हो, चाहे मल्टीनेशनल कंपनीज हो या आम जनता। सबकी कोशिश यही है कि भारत को फिर से विश्व गुरु बनाया जाए। और जब भारत की कंस्ट्रक्शन की या फिर निर्माण की बात आती ही है, तब एनबीसीसी का नाम सामने आता है। एनबीसीसी यानी नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन। और आज इस कॉरपोरेशन के फॉर्मर चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर पीके गुप्ता जी हमारे साथ हैं। तो आइए आपसे मुलाकात करते हैं और आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार, ओम शांति गुप्ता जी। नमस्कार, ओम शांति। सबसे पहले तो स्वागत है आपको हमारे स्टूडियो में, गॉलीवुड स्टूडियो में। और आप फर्स्ट टाइम ब्रह्मा कुमारीज वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स में विजिट कर रहे हैं। आपका अनुभव कैसा रहा वो हम जानेंगे बाद में, लेकिन सबसे पहले आपका बॉर्न एंड ब्रॉट अप से लेके आपकी लाइफ की जर्नी कैसे शुरुआत हुई, उसके बारे में थोड़ा सी जानकारी दीजिए हमें। मैं हरियाणा के कैथल शहर में पैदा हुआ था ओके। 1963 में। अच्छा। मैंने अपनी स्कूल की पढ़ाई कैथल से करने के बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र में है, जो कि पहले रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज कहलाता था। वहाँ से 5 साल की सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री की। अच्छा। उसके बाद मैंने आईआईटी दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग में 2 साल के लिए एमटेक की। उसके बाद मैंने इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियर्स, जो यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करती है, वो ज्वाइन किया और रेलवे में डिफरेंट पदों पे कार्य किया। अच्छा। और उसके बाद 20 साल की सर्विस करने के बाद मैं राइट्स, जो रेलवे की एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उसमें गया और करीब 12 साल वहाँ नौकरी करने के बाद मैं नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन एनबीसीसी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक कंपनी है जो गवर्नमेंट के लिए बिल्डिंग्स बनाती है, उसमें चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर रहा और सितंबर 2023 में उस पद से रिटायर हुआ। काफी लंबा अनुभव है, लंबी जर्नी है आपके लाइफ की। तो इतने सारे पदों में आपने अपनी सेवाएं दी है, कार्य किए हैं आप, तो सबसे ज्यादा माना अनोखा अनुभव किस फील्ड में, किस जॉब में आपने महसूस किया लाइफ में? सबसे अनोखा अनुभव नेचुरली एनबीसीसी के सीएमडी पद पर, जो एक बहुत बड़ा हमने और इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट बनाया, वो भारत मंडपम है, जिसमें G20 का आयोजन किया गया था। तो वो बहुत चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस में और बहुत बड़ा नया प्रोजेक्ट, नई टेक्नोलॉजी जो वर्ल्ड की लेटेस्ट है, उसको यूज करके बनाया गया। बीच में कोविड का भी पीरियड आया, उसमें भी बहुत टाइम वेस्ट हुआ और टारगेट था कि G20 के आयोजन से पहले इसे पूरा करना है, क्योंकि G20 का इंटरनेशनल आयोजन जो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, उसको टाइम से पूरा करना था। उसमें किसी तरह की कमी नहीं छोड़ी जाती थी। वो एक बहुत चैलेंजिंग और एंजॉयबल प्रोजेक्ट था जो हमने। तो इसमें तो काफी सारे लोगों की मदद चाहिए होती है, फिर टीम वर्क जो है, तो कैसे मैनेज करते थे? क्योंकि आप फॉर्मर चेयरमैन भी रहे हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर भी रहे हैं, तो कैसे कैसे टीम वर्क को कैसे कैसे आगे बढ़ाते थे? इसमें मल्टीपल स्टेक होल्डर हैं, जिसमें मेन एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर होता है कॉन्ट्रैक्टर। और क्योंकि ये डिजाइन और बिल्ड के कंसेप्ट पे प्रोजेक्ट बनाया गया है, तो कॉन्ट्रैक्टर के जो डिजाइनर होते हैं और कंसल्टेंट होते हैं, वो भी एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं। उसके अलावा एनबीसीसी के जो कंसल्टेंट हैं, जो हर एक चीज को प्रूफ चेक करते हैं कि किसी तरह की कमी नहीं रह गई, वो दूसरे। और क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट था, तो इसमें क्लाइंट जो इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन है, जो दिल्ली के मध्य में बहुत बड़ी बड़ी एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करता और G20 जैसे अब उसमें महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी ऑर्गेनाइज होने लगे, तो वो एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर था। और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत से डिपार्टमेंट, बहुत सी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व थी, जिनसे डिफरेंट तरह की अप्रूवल और सजेशंस चाहिए थे, क्योंकि इंटरनेशनल इसमें कॉन्फ्रेंस होनी थी। तो वो स्टेक होल्डर थे। इसके लिए
रेगुलर मीटिंग क्लाइंट के लेवल पे भी, मिनिस्ट्री के लेवल पे भी और हमारे लेवल पे भी होती थी, जिनमें डिसीजन लिए जाते थे। और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत सहयोग मिला और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सब अधिकारी और मंत्रियों ने बहुत अपना कीमती टाइम इसके लिए दिया, जो शायद ही किसी और प्रोजेक्ट के लिए दिया। तो यहाँ पे जब ऐसे सरकारी प्रोजेक्ट्स जब आप लोग करते हैं, तो क्या अपनी तरफ से कुछ अप्रोच करते हैं सरकार को, अपने कुछ काम के कुछ सैंपल्स उनके सामने मॉडल्स रखते हैं, या फिर सरकारी कंपनीज ही आप लोगों को अप्रोच करती हैं? कैसे होता है ये सारा? ये दोनों तरफ से होता है, हम भी अच्छा। अप्रोच करते हैं और सरकारी कंपनी या सरकार भी हमें अप्रोच करती है जब इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट आने होते हैं। तो दोनों तरफ से ये होता है। ओके, तो जब आप लोगों को ये डील मिली, मतलब एनबीसीसी को, नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन को, जो भारत मंडपम को आपको बनाना था, तैयार करना था, तो सबसे पहले आप लोगों ने कैसे इसको एग्जीक्यूट किया? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट थी इसकी प्लानिंग, कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो इसकी ड्राइंग्स बनाना, इसको कंसीव करना, क्या फैसिलिटीज होंगी, और इस जो जिस जगह पे बनाया गया उसमें पहले से बिल्डिंग थी, पहले से ट्रेड फेयर वहाँ पे होता था और बहुत पुरानी बिल्डिंग थी, उनको हटाना था, पूरी गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी थी, पेड़ बीच में थे उनकी अप्रूवल लेनी थी, उनका दूसरी जगह ट्रांसप्लांट करना था, नए पेड़ लगाने थे। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण इस प्रोजेक्ट और ट्रैफिक का था जो दिल्ली पीडब्ल्यूडी ने एग्जीक्यूट किया, वो था कि इसमें ट्रैफिक का नया अरेंजमेंट करना था, बाईपास टनल्स बनानी थी, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना था। तो सबसे पहला काम इसकी एक प्लानिंग करना था। उस प्लानिंग के लिए आईटीपीओ जो हमारे क्लाइंट थे, मिनिस्ट्री के लोग थे और की कंसल्टेशन से, और एनबीसीसी के इंजीनियर्स ने, और हमने एक रेप्यूटेड कंसल्टेंट अपॉइंट किया। तो उन सब ने मिलके इसकी पहले एक प्लानिंग करी और ड्राइंग्स बनाई, और उसके बाद इसका टेंडर फ्लोट किया गया। और देश के बहुत एक अनुभवी कॉन्ट्रैक्टर ने, शाहपुर जी पालन जी, उनको ये टेंडर मिला। तो उसके बाद इसकी डिटेल ड्राइंग बननी शुरू हुई, और डिटेल ड्राइंग कॉन्ट्रैक्टर ने बनानी थी और हमने अप्रूव करनी थी। तो सभी कंसल्टेंट्स ने इनको अप्रूव किया। फिर इसमें जो बहुत सारे मटेरियल जो पहली बार कंस्ट्रक्शन में यूज किए गए, तो उनकी सबकी टेस्टिंग, सैंपलिंग, उसका अरेंजमेंट करना था। तो वो करके फिर कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हुआ। बीच में कोविड आया, 2 वेव्स आई, बहुत देर काम रुका, बहुत चैलेंजेस आए, बट अंत में समय पे G20 से पहले काम पूरा कर दिया और बहुत तारीफ हुई, इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत तारीफ हुई, और सफल आयोजन G20 का। ओके, तो एनबीसीसी क्या सर सरकार के लिए काम करती है, या किसी भी मल्टी नेशनल कंपनीज के लिए हो, किसी किसी के लिए भी काम करती, कैसे काम? नहीं, एनबीसीसी स्वतंत्र है किसी के लिए भी काम करने के लिए। और हम इंटरनेशनल काम भी करते हैं, देश के बाहर तो भी सुना है कि अपने मॉरिशस के भी जो मॉरिशस के प्रोजेक्ट भी हमने किए हैं, और मालदीव्स में हमने हाउसिंग का प्रोजेक्ट किया है। और भी कुछ कंट्रीज में हमने काम किए। तो ये स्वतंत्र है कहीं भी काम करने के लिए, और देश के बाहर भी काम करती है, देश के अंदर भी स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए भी काम करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी काम करते हैं, और कई जगह प्राइवेट सेक्टर के लिए भी काम करते हैं। तो जब ऐसे बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं और जहाँ पे बात देश की इज्जत की आती है, एक ऐसे सुंदर सा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होता है कि जिससे कि वो स्टेबिलिटी बनी रहे, देश का नाम वाला हो, कि एनबीसीसी के द्वारा ऐसे एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई गई है, तो इसमें चैलेंजेस किस प्रकार के आते हैं? चैलेंजेस एक तो देश का नाम ऊंचा करना है, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और देश में जो बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट हैं जैसे भारत मंडप था, उसमें बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि एक तो टाइमली एग्जीक्यूशन हो, और क्वालिटी में किसी तरह का कंप्रोमाइज ना हो, सेफ्टी में किसी तरह का कंप्रोमाइज ना हो। तो ये सब इसमें चैलेंजेस होते हैं। हाँ, और जो क्लाइंट्स होते हैं, जो अल्टीमेट ओनर हैं प्रोजेक्ट्स के, जिन्होंने आगे प्रोजेक्ट को संभालना है, उनकी कन्वीनियंस के हिसाब से मेंटेनेंस फ्री, मिनिमम मेंटेनेंस प्रोजेक्ट बनाया जाए, जो कि अगले 50 साल, 100 साल जो भी प्रोजेक्ट की लाइफ है उसमें भी कोई दिक्कत ना आए। जी, ओके। तो जब चैलेंजेस आते हैं, मान लीजिए ये तो जब कुछ नेचुरल कैलामिटीज हो जाए वो बात अलग है, या फिर कुछ कोरोना जैसे जैसे डिजीजेस आ जाए, उस समय
कई बार काम ठप हो जाता है, चैलेंजेस बढ़ जाते हैं क्योंकि समय तो वही होता है डेडलाइन उसके लिए, लेकिन काम करने के लिए लोग नहीं होते हैं। तो फिर उस समय आप लोग कैसे फिर उसको कोप अप कैसे करते हो उस सिचुएशन के साथ? काम करने के लिए कोई लेबर की, अल्टरनेटिव इंजीनियर्स बंदोबस्त की, कुछ रहता है ऐसा? हाँ, सभी तरह के बंदोबस्त किए जाते हैं ओके, काम ओके। टाइम पे पूरा करने के लिए। और कई बार लेबर अगर नहीं मिलती है तो अल्टरनेटिव अरेंजमेंट किया जाता है। हुँ, दूसरे प्रोजेक्ट से लेबर का अरेंजमेंट किया जाता है, जो जिनमें टाइम कम इम्पोर्टेंट होते हैं उन प्रोजेक्ट्स हुँ, से लेबर का अरेंजमेंट किया जाता है। बट कोशिश यही रहती है कि हर एक प्रोजेक्ट अपना टाइम से पूरा हो जाए। जी, जी, जी। तो कंस्ट्रक्शन चाहे किसी बिल्डिंग की हो या फिर घर की, क्योंकि घर में भी आप ऑब्वियसली बैकबोन ही होंगे क्योंकि आपकी फैमिली भी होगी। तो माने फैमिली को मैनेज करना और प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को मैनेज करना, तो ऐसे में कभी कोई चैलेंजेस फ़ेस करने पड़े हैं आपको कि ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं फैमिली को या नहीं, फिर ऐसा नहीं होता क्योंकि फैमिली अच्छी तरह से समझती है हुँ, कि ये बहुत इम्पोर्टेंट देश का काम हो रहा है, तो इसमें जी। फैमिली के लिए कम टाइम मिलेगा। हुँ, तो जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, बच्चे हैं, वाइफ हुँ, है, वो उस तरह से एडजस्ट करते हैं। हुँ, और सरकार भी फैसिलिटीज़ देती है, जो डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस में लोग काम करते हैं, चैलेंजिंग काम करते हैं, सरकार उस हिसाब से फैसिलिटीज़ भी देती है हुँ, कि परिवार भी चलता रहे और जी, जी। प्रोफ़ेशनल लाइफ़ भी चलता रहे। ओके। तो जब हमने सुना है आप काफ़ी स्पिरिचुअल भी रहे हैं अपने पर्सनल लाइफ में भी। तो अभी हम पूछेंगे आपको कि ये कि ब्रह्मा कुमारी से आप कैसे जुड़े, कितने सालों से जुड़े हैं और यहाँ आने का अनुभव आपका कैसा रहा? ब्रह्मा को देखिए, एक तो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में बहुत चैलेंज रहते हैं। जी। और स्टाफ के लिए भी बहुत चैलेंज रहता हुँ, है क्योंकि डेडलाइन्स बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। कंस्ट्रेंट्स हैं, हुँ, तो वो सब मीट करने के लिए तो स्टाफ को स्ट्रेस बिल्कुल, रहता है। तो बिल्कुल। हम रेगुलर बेसिस पे ब्रह्मा कुमारी से हुँ, मेडिटेशन प्रोग्राम, स्ट्रेस ओके। रिलीविंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराते रहे हैं, हुँ, दूसरे कॉरपोरेट्स की तरह। तो हुँ, वहाँ हमारी मुलाकात हुई ब्रह्मा कुमारी से। ओह! और फिर उनका आग्रह था कि आप हमारा हेडक्वार्टर पे भी चलें। हुँ, तो सर्विस लाइफ के दौरान टाइम की थोड़ी दिक्कत रहती है, जी, आ नहीं जी। पाए, बट रिटायरमेंट के बाद हमने डिसाइड किया कि वहाँ जाके आते हैं। देखिए, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में तो ग्राउंड लेवल से काम करना शुरू करना पड़ता है क्योंकि एक लेबर से भी आपको मीट करना पड़ सकता है या फिर बड़े-बड़े डिग्निटरीज़ जितने भी हैं, उनसे भी मीट करना पड़ता है। सबको लेके ही तो एक टीम बनती है, काम चलता है। तो जब ग्राउंड लेवल पे हो या किसी अपर लेवल पे कुछ ऐसे चैलेंजेज़ आते हैं, जैसे कि आपने कहा कि स्ट्रेस आते हैं काम करते वक़्त भी, तो उससे भी कोप अप करने के लिए क्या मेडिटेशन या ब्रह्मा कुमारीज़ का जो ज्ञान है वो आपको मदद करती है? हाँ, हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह से। जो ब्रह्मा कुमारीज़ की हुँ, शिक्षाएँ हैं और जो वातावरण है, उससे पर्सनली मुझे और हमारे स्टाफ को बहुत फ़ायदा हुआ। अच्छा। तो क्या वो लोग भी आपके स्टाफ्स जितने भी हैं, वो लोग भी क्या मेडिटेशन की प्रैक्टिस या कोई स्पिरिचुअल सेशन उनके लिए भी अरेंज करवाया जाता है? ये बेसिकली उन्हीं के लिए ऑर्गेनाइज़ कराए जाते थे सेशन, जिनमें मैं भी ओके, पार्टिसिपेट करता था। अच्छा। और कई ग्रुप्स में कराते थे हम, 50 लोगों के लिए, 40 हुँ, लोगों के लिए, हुँ, दूसरी साइट्स पे, अलग-अलग साइट्स पे, हुँ, अलग-अलग ऑफिसेज़ में कराते थे। और हुँ, सभी लोगों का ये कहना था इससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। अच्छा। और तो अभी भी हम कराते हैं ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़। हुँ, हुँ। तो आपके पर्सनल लाइफ़ में भी मेडिटेशन की प्रैक्टिस वगैरह कुछ करते हैं? हाँ, मैं अब डेली, रेनू दीदी हैं दिल्ली सेंटर पे, ओके, तो डेली 15 मिनट के लिए उनसे जुड़ता हूँ, दिन अच्छा। में या शाम को, हुँ, पिछले हुँ, 6 महीने से। अच्छा। तो आपने 7 डेज़ कोर्स वगैरह कुछ किया है? नहीं, अभी कोर्स 7 डेज़ कोर्स नहीं किया है, हुँ, पर आगे करने की इच्छा है। हुँ, हुँ। तो इतने सारे कंस्ट्रक्शंस के काम आपने किए हैं और यहाँ पे भी जब आ रहे हैं तो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बोलिए, यहाँ के कंस्ट्रक्शन या यहाँ का जो वातावरण है क्योंकि अभी आप बैठे हैं ब्रह्मा कुमारीज़ वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स माउंट आबू राजस्थान में। तो यहाँ पे आने का आपको क्या अनुभव रहा या फिर कुछ डिफरेंस आप फ़ील कर पा रहे हैं बाहरी दुनिया से और यहाँ पे अलग-सा कुछ माहौल ऐसा फ़ील कर रहे हैं कुछ? अब एक तो माहौल में अगर बाहरी दुनिया से कंपैरिज़न करें, तो आई थिंक बहुत डिफरेंस है। यहाँ मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि लोग सभी लोग, हुँ, हुँ। नॉट के ज़्यादातर लोग, सब बहुत खुश दिखाई दिए, बहुत शांति प्रिय दिखाई दिए।
किसी तरह की किसी के चेहरे पे टेंशन नहीं, कोई गुस्सा नहीं करता, सब बहुत प्यार से बात करते हैं। और सब कैंपस बड़ा सुंदर है, माउंट आबू का भी और आबू रोड का भी। 3 दिन में रहा, सारी फैसिलिटीज बिल्कुल वर्ल्ड क्लास हैं और क्लीनलीनेस बिल्कुल ए क्लास है। तो जो एनवायरनमेंट है, सेरेनिटी है, उसमें तो बाहर के दुनिया में और इधर बहुत ज्यादा फर्क है। तो अगर ब्रह्मा कुमारीज की शिक्षाओं को या मेडिटेशन की प्रैक्टिस को अगर हम पब्लिक करना चाहे, या फिर जैसे कि आपके जैसे से एनबीसीसी के जैसे कंपनीज हो गई, जो भी हो गया, तो कैसे हम उनके साथ कोलैबोरेट करके कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं? इसके लिए आपके कुछ सुझाव है? आई थिंक ये एक तो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सोसाइटी में, कॉर्पोरेट्स में स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है और बढ़ता जा रहा है। तो सभी ब्रह्मा कुमारीज तो करते ही हैं, प्रोजेक्ट्स करते रहते हैं, सेशंस करते रहते हैं। प्रोजेक्ट्स, आई थिंक हमारा इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा विश्व है, तो इसका फ्रीक्वेंसी और स्केल बढ़ाए जाने की जरूरत है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो सके। तो अभी जो कर रहे हैं, मेरे हिसाब से एफर्ट है, बट उसको स्केल अप किया जा सकता है। और इसका जो फायदा है वो तो अनलिमिटेड है, फायदा अनलिमिटेड है, क्योंकि जो यहाँ लोग रह रहे हैं और इतने बड़े स्केल पे रह रहे हैं, 20,000 लोगों का तो हॉल है, और मुझे बताया गया 7,000 लोग रेगुलर बेसिस पे रहते हैं, और बिना किसी आज तक कोई अनटुवर्ड इंसिडेंट के आसपास भी नहीं सुना। इतने प्रेम से, इतने प्यार से, सबके सहयोग से सब कुछ संचालित होता है, पता ही नहीं चलता कैसे संचालित हो रहा है। तो ये चीजें बाहर के लिए एक एग्जाम्पल है। और ये जब कोई आता है यहाँ पे, तभी वो समझ पाता है कि ये चीजें इस तरह से कैसे संचालित होती हैं। जी जी। तो जब आप यहाँ से जाएंगे रिटर्न अपने घर में, तो यहाँ से आप क्या लेके जाएंगे पर्सनली? मुझे वहाँ सुदेश दीदी ने कहा था कि हम तो केवल 5 खोटे सिक्के लेते हैं और कुछ नहीं लेते, तो 5 खोटे सिक्के पूर्णतः उनको दे जाएंगे। ओके, 5 खोटे सिक्के आपको क्या समझ में आया? आप थोड़े से हमारे दर्शकों को भी जानकारी दीजिए। काम, क्रोध, लोभ, मद, अहंकार। जी, ये पूर्णतः आप यहाँ से छोड़ के जाएंगे, दान करके जाएंगे, और साथ में अनलिमिटेड हैप्पीनेस लेके जाएंगे। तो क्या आपके फैमिली मेंबर्स भी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, या वो भी प्रैक्टिकल लाइफ में मेडिटेशन की प्रैक्टिस या स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस करते हैं? अभी तो इस संस्था से नहीं जुड़े हैं। अच्छा। वैसे पूजा पाठ करते हैं तो। ओके। लेकिन मैं चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी वो लोग इसके साथ जुड़े। ओके। और इसका लाभ लें। जी जी जी। तो आप हमारे दर्शकों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? दर्शकों के लिए मैं मैसेज ये देना चाहूंगा कि आप एक बार किसी भी तरह से इनकी शिक्षाएं, इनकी बुक्स चाहे एक आधी हो, उसको पढ़ के देखें, और बिल्कुल किसी भी, बिना किसी प्रेजुडिस के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, एक बार थोड़ा सा ब्रह्मा कुमारी के बारे में जाने। ओके। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत, हर एक आदमी जो इसको पढ़ेगा, जानेगा, समझेगा, उसको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत फायदा होगा, और फिर बिना किसी प्रेशर के वो इससे जुड़ेगा। और इससे जो जुड़ सकते हैं वो बिना कुछ छोड़े इससे जुड़ सकते हैं। कोई परिवार नहीं छोड़ना है, समाज नहीं छोड़ना है, अपना व्यापार नहीं छोड़ना है, अपनी नौकरी नहीं छोड़नी है, अपने बच्चों से नहीं विमुख होना है, वो छोड़। इस सबसे बड़ा इसका फायदा है, और इससे इनफैक्ट और ज्यादा जुड़ जाएंगे, अपने व्यापार में भी और अच्छा करेंगे, नौकरी में भी अच्छा करेंगे, परिवार के साथ भी अच्छा करेंगे, अपने दोस्तों के साथ, समाज के साथ अच्छा करेंगे, किसी से भी छूटना नहीं है, सबके साथ और ज्यादा जुड़ेंगे, ये समझना बहुत जरूरी। तो आपके हिसाब से स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अगर हम डेली बेसिस पे करें, हमारे लाइफ में पार्ट ऑफ लाइफ अगर इसको बना ले, तो चाहे कंस्ट्रक्शन घर का हो, चाहे हम प्रोफेशनल लाइफ का हो, बहुत अच्छे से हम उसको स्टेबल रख पाएंगे और अच्छे से लेके चला पाएंगे। आपकी सुझाव क्या है इसमें? एक चीज समझने की जरूरत है, जो ब्रह्मा कुमारी सिखाती हैं और जो बिल्कुल जल्दी समझ भी आता है, कि सारा काम परमात्मा का है, क्योंकि आदमी ने तो कुछ दिन रहना है, उसके बाद चले जाना है। ठीक है, आज तक तो कोई परमानेंटली रहा नहीं। पहली बात समझने की, जाना जरूर है, और दूसरी समझने की, खाली हाथ जाना। कुछ लेके नहीं जाते, आज तक कोई कुछ लेके नहीं गया। ठीक है,
तो इस भावना के साथ जब काम किया जाएगा कि पूरे विश्व का पिता एक है, परमात्मा है, और वही इस यूनिवर्स को चला रहा है, और उसमें आपको जो काम दिया है वो आपको करना है, तो ना कोई आप गलत काम करेंगे और ना कोई गलत सोचेंगे। तो जो काम होगा बड़े आराम से होगा, बिना किसी टेंशन के होगा, और अच्छे से अच्छा होगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये फायदा है मेडिटेशन करने का। यही मेडिटेशन है कि सब कुछ परमात्मा के लिए हो रहा है, परमात्मा करा रहा है। इंसान चाहे किसी भी पद पोजीशन का हो या किसी भी डिग्निटी वाले, अथॉरिटी वाले हो, लेकिन वो स्पिरिचुअल होके भी अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को अच्छे से बैलेंस करके चल पाएंगे, राइट? हाँ, इनफैक्ट ज्यादा अच्छे से चल पाएंगे। थैंक यू सो मच, आपके इतने अच्छे इम्पोर्टेंट जो आपने हमें सुझाव दिए और अपनी जो व्यूज हमारे साथ शेयर किए, आपके प्रोफेशनल लाइफ से लेके मेडिटेशन के बारे में, आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे आके कैसा अनुभव कर रहे हैं और क्या साथ में लेके जाएंगे, क्या छोड़ के जाएंगे, बहुत अच्छे से आपने हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, और हमें अपना समय देने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। तो दोस्तों, आज की इस बातचीत से एक बात तो साफ हो गई कि सत्ता चाहे किसी के भी हाथ में हो या पद पोजीशन कितना भी ऊंचा हो, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। तो क्यों ना परमात्मा का रचा हुआ इस ड्रामा के अंदर हम उन्हीं का हाथ पकड़ के चले, मेडिटेशन के द्वारा उनसे शक्ति प्राप्त करें और नेकी की राह पे सदा चलते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।